टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन। हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है ना, तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम लेते हैं अपने दो कंपोनेंट ए और बी। ए और बी, जो हमारा कंपोनेंट ए है इसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं Na और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, Nb। अगर आपको मोल फ्रैक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो किस तरह से करेंगे, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, ठीक है, CHI काई। Mole fraction of component A is equal to the number of moles of a component to the total number of moles of solution. Similarly, we can write for the component B, IB is equal to NB upon NA plus NB. इस तरह से हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। सेकेंड थिंग्स क्या है कि किसी भी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, तो अगर हमारे पास एक के मोल फ्रैक्शन आ जाए तो हम उसको वन में से सब्सट्रैक्ट करके अपना दूसरे के मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप काई ए और काई बी इन दोनों का सम करेंगे तो आपको यहां से मिलने वाला है 1। देख लेते हैं कैसे आपको यहां से 1 मिलेगा। बहुत जल्दी की एक टास्क है और देर की नहीं है, आप समझ गए होंगे। एलसीएम लेने पर दोनों जगह बराबर आ जाएगा, यानी ऊपर भी Na प्लस एनबी हो जाएगा और नीचे तो है ही है, तो 1 आ चुका। अब ऐसा 1 आने से क्या होगा, इस तरह के 1 मिलने से आपको ध्यान से देखिए कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 मिला, यानी कि अगर मेरे पास क्या है, काई ए की वैल्यू है तो मैं काई बी की वैल्यू भी बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। ये मेरा इजिली इसमें फॉर्मूला बन जाता है। दूसरा, अपने न्यूमेरिकल में एक फोकस रखिए कि अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं और उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 जा सकती है, जबकि वो भी बहुत कम होती है। कब, अगर मान लो किसी के मोल फ्रैक्शन 1 आ रहे हैं तो इसका मतलब अगर ए के 1 है तो बी के 0 रहे होंगे, सीधी बात है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। और अगर नॉर्मली दोनों के निकाल रहे हो तो पॉइंट में ही रहेंगे, इसके बाद ऐसी डिजिट होंगी जिनको मिलाने पे 1 बन जाएगा। कभी भी इसकी वैल्यू, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। अपने कैलकुलेट करने के समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये था टर्म हमारा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म पर पहुंचते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है हमारा जिसका नाम है मोलेरिटी। मोलेरिटी की डेफिनेशन भी आप यहीं से देखिए, आराम से लर्न कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। फॉर्मूला भी लिखेंगे, डेफिनेशन भी लर्न करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप यहां पर राइट कर देंगे, लेकिन ये अगर लीटर में है तब। अगर लीटर में नहीं है, लीटर के बजाय किस में दिया है, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तब क्या करेंगे, तब देखिए, तब यहां आप क्या करिएगा, आराम से इस लीटर को हटा दीजिएगा। जो आपको दिया है वॉल्यूम इस सेंटीमीटर क्यूब और ml इन्हीं में दिया गया होगा, इसी को लिख लीजिए और ऊपर लगा दीजिए अपना 1000। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, किसके लिए, मोलेरिटी के लिए। और साथ में ही क्या हुआ, साथ में ही क्लियरली हमारे पास जो है डेफिनेशन भी मिल गई। फिर से सुन लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक वर्ड ऐड कर दीजिए, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बड़े आराम से इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोलेलिटी। मोलेलिटी को भी हम बड़े आराम से डेफिनेशन विद फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। इसमें भी आपके ऊपर की लाइन सेम रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो रहना ही है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम नहीं आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आपका आएगा। लेकिन ये किस में होगा, केजी में। फिर से वही, अगर केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो ऊपर क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे। आप चाहें तो मैं इसका भी फॉर्मूला आपके लिए राइट कर सकता हूं, लीजिए, ठीक, ताकि किसी भी बच्चे को ऐसा ना हो कि हाँ हमें समझ में नहीं आई बात कि 1000 कहां लगाना था और कहां नहीं। अगर ये ग्राम में है तो आप यहां पर 1000 लगा दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। दोनों फॉर्मूले आपके काम आएंगे। डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। बहुत ही मस्त, एकदम इंटरेस्ट तरीके से आप इसको बड़े आराम से सीख जाएंगे। नेक्स्ट टर्म आपके पास है नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये आपका टर्म अगर आप एनसीईआरटी के बेस पे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये जो है नॉर्मेलिटी एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नॉर्मेलिटी भी आप पढ़ लीजिए। है ये भी वैसे कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इसमें आपके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं आएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ये चेंज हो जाता है ऑफ सॉल्यूट, इतना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये चेंज हुआ। इस चेंज के साथ साथ नीचे क्या आएगा, नीचे कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप बड़े आराम से रखें, ठीक है, क्लियर। इसमें भी वही शर्त है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका अगर किसमें है, मिलीलीटर और लीटर में है, तो यहाँ 1000 की मल्टीप्लीकेशन वाली बात यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ये जो हाल फिलहाल फॉर्मूला लिखा हुआ है लीटर के लिए लिखा हुआ है। सेकेंड प्रॉब्लम, सर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो
उसके लिए फॉर्मूला हम बताएंगे, आप क्यों चिंता करते हो, कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है इसका सॉल्यूट का, तो क्या करिए, मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी मास दिया होगा सॉल्यूट का, वो मास ऑफ सॉल्यूट ये आपको गिवन रहता है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएंगे आपके इक्विवेलेंट मास, नीचे आएगा आपका कितना, इक्विवेलेंट मास। अब इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आजकल जो है इनकी कम जिक्र होता है। इक्विवेलेंट मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या रिलेशन है इसमें, तो यहां भी मैं आपको बता दूं कि इक्विवेलेंट मास जो आप निकाल सकते हैं, देखिए वो अलग अलग है। अगर आपके क्या है, आयंस है, जैसे H पॉजिटिव देता हो, OH निगेटिव देता हो, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। तब तो आप क्या है, नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस जितने भी रिलीज हो रहे हैं उन नंबर से डिवाइड कर दीजिए। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, खाली बातें करने से समझ में नहीं आने वाली है बात। जैसे आपके पास H2SO4 है और साथ में आपके यहाँ NaOH है आपके पास, तो ये दो है हमारे पास। यहाँ पर हमें कितने H प्लस आयन मिलेंगे, 2, और यहाँ पर हमें कितने OH आयन मिलेंगे, 1। अगर इसका इक्विवेलेंट आपको मास चाहिए तो कितना, इसका जो मोलर मास आएगा सॉल्यूट का वो कितना हो जाएगा, 98, अगर इक्विवेलेंट मास चाहिए, और अपॉन में 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना बना, 49। यहाँ देखिए NaOH का 40 होता है, लेकिन इसके नंबर 1 है, तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना है, 40। तो रटना नहीं है कि 2 से डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है, 3 से, ये 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, और उससे भी आगे पीछे जा सकता है। तो इसमें इतनी झंझट वाली बात नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानी होगी, ठीक है। आप इसमें क्या करिए, वही आयंस पता कर लीजिए। सर आयंस ना बने तब, है ना, तो आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जैसे KMnO4 की अगर बात करें, तो जब आप क्या करेंगे, KMnO4 का केस लेंगे, तो वहां पर आपका बनेगा क्या, MnO4 1 नेगेटिव, जो कन्वर्ट होता है किसमें, आपका Mn2 पॉजिटिव में। अगर आप यहाँ रिएक्शन को याद होगा, बैलेंस करते हैं तो लिखते हैं 4H2O, और प्लस में यहाँ कर देते थे 8H प्लस, याद है ना। अब चार्ज कितना हो गया, 7, उधर कितना 2, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। किससे होगा, 5 से होगा। तो इस तरह से करके हम इनके इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था इसमें बीच में इसके जितने भी टर्म थे उनको बताने का, मतलब उनको फाइंड आउट करने का तरीका। लास्ट टर्म बचा है कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का, जिसका नाम है आपका क्या, फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब फॉर्मेलिटी है तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे कि चलो जी फॉर्मेलिटी कर ली और निकल लिया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या आएगा, इसमें भी आपका फॉर्मूला F लिख देंगे आप, तो ऊपर भी लिखेंगे फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, जी लिख दिया। नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही आपका इसमें टर्म रहेगा। इनटू में सर लगाएंगे, जब लीटर लिखेंगे तो नहीं लगाएंगे सर जी, अगर लीटर के बजाय मिलीलीटर लिखेंगे तो 1000 100% लगाएंगे, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको यहाँ पर क्या होगा, गिवन होगा, ये फॉर्मेलिटी है। इसके बाद इसमें एक बहुत छोटा सा टर्म है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो, मोलेरिटी, मोलेरिटी, कॉमा, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक, कॉमा, फॉर्मेलिटी, ये 3 मैंने क्यों लिखी हैं, ये तीनों बहनें ना केमिस्ट्री की, तीनों की तीनों टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म है। कैसी हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म है यहाँ की। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद द टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, फेमस है, बार बार आता है। आप तीनों को बिल्कुल याद रख लीजिए। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि मोलेरिटी और मोलिलिटी में से आप कौन बढ़िया तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली मोलिलिटी को आप बेस्ट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलेरिटी चेंज विद टेम्परेचर। थैंक यू वेरी मच।